चपाटी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो आज हम मेनली पढ़ेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। मतलब कि क्या है, हम डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे कि हाँ कौन सा डिजीज़ होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कौन उसे कॉज करता है, कैसे वो कॉज होता है, ये सारी चीज़ें हम आज मेनली पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ विद फुल जोश। और आई होप कि आपने चारों पार्ट देख लिए तभी आप यहाँ पर आ रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्थ को भी हमने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। सबसे पहले हिपोक्रेट थे, यानी फादर ऑफ मेडिसिन। कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने हेल्थ को कैसे डिफाइन किया था? हेल्थ इज़ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हेल्थ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज़ होता है। नहीं, हेल्थ का मतलब हर तरह से फिट होना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई इंसान डिजीज़ फ्री है तो मतलब वो हेल्दी है, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो उन्होंने क्या बोला, हिपोक्रेट्स ने क्या बोला? हिपोक्रेट और इंडियन आयुर्वेदा हेल्थ को किस तरह से मानते हैं? एक तरह से अकॉर्डिंग टू दिस हॉट पर्सनैलिटी, यानी कि इनके हिसाब से क्या होता है कि बैलेंसिंग ऑफ सर्टन बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारे अंदर, उनको अगर हमारी बॉडी बैलेंस कर पा रही है तो मतलब हमारी बॉडी क्या है? एक हेल्दी बॉडी है, एक डिजीज़ फ्री बॉडी है। ठीक है, जैसे ये देखो, ब्लैक बाइल क्या है? ब्लैक बाइल। फिर येलो बाइल, ये मतलब एक तरह से वो बताए गए हैं फ्लूइड्स। ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल मतलब बॉडी विद फीवर। क्या है? बॉडी विद फीवर, मतलब जिस बॉडी को फीवर आ रहा है, एक तरह से ब्लैक बॉडी मतलब एकदम गरम, हॉट पर्सनालिटी वाली। यहाँ भी लिखा है देखो, हॉट पर्सनालिटी मतलब ब्लैक बाइल। फिर कफ या म्यूकस एंड ब्लड, इन सब में जब बैलेंस होगा एक तरह से, तब हम क्या बोलेंगे? द आर बॉडी इज हेल्दी। फिर हम देख लेते हैं WHO ने क्या बताया था। WHO हैज़ डिफाइंड हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब WHO ने बोला कि ये नहीं है कि सिर्फ बाहर से दिखने में अगर कोई भी इंसान या कोई भी अगर फिट लग रहा है तो वो डिजीज़ फ्री है या वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। मेंटली भी वो फिट होना चाहिए और सोशली अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से भी वो फिट होना चाहिए, तभी हम उसे एक हेल्दी बॉडी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। अभी हमने ये तो देख लिया कि हेल्थ होता क्या है, लेकिन हेल्थ को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या क्या चीज़ों का फ़र्क पड़ता है हेल्थ पे, वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्शंस। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इन्फेक्शन होंगे आपकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट होगी। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अगर आपको जीन के थ्रू, पेरेंट्स के जीन के थ्रू कोई डिसऑर्डर आ गया है तो उसमें भी आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। एंड आपका लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। अगर आप कुछ भी खाते रहोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है। तो ये लाइफस्टाइल वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हेल्थ को। और क्या क्या चीज़ें हैं ये देखो, ये ऊपर वाली लाइन में आपको बाद में बताऊंगी। ये है मेनली तो हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय, हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हमने ये तो बता दिया कि हेल्थ इन इन चीज़ों से अफेक्ट हो रही है, बट अब हम उसे मेंटेन कैसे करके रखें? तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे तरह के कार्ब्स हों, प्रोटीन्स हों, फैट्स हों, सब चीज़ें होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए अपनी और अपने आसपास की चीज़ों की। रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक्सरसाइज और योगा कीजिए। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफ़ेक्ट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिजीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, उनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें डिजीज़ के बारे में पता चल सके, उसके इफ़ेक्ट के बारे में पता चल सके, हम सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हो सके। और अगर हमें किसी के अंदर वो सिम्टम्स दिखें तो हम उन्हें बता सके कि हाँ ये इस चीज़ के सिम्टम्स हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस होनी भी बहुत ज़रूरी है, उससे हम हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। फिर वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशंस आती हैं आपकी, बचपन से ही शुरू हो जाती हैं, वो सारी लेनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वही पर्सनल हाइजीन में आ गया कि अपनी और अपने आसपास की चीज़ों की सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर या कैरियर, वेक्टर या कैरियर मतलब जैसे
आपको पता है कि डेंगू कैसे फैलता है, मच्छर के थ्रू फैलता है, तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। हमें पता है कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में आता है, तो हमें उस चीज़ को एक तरह से रोकना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अगेन ये पर्सनल हाइजीन में ही आता है। फिर मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। अच्छा खाना खाना, अच्छा पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी है तो। फिर हम आ जाते हैं डिजीज़ वाले पार्ट पे। फाइनली अब हम आ गए हैं डिजीज़ वाले पार्ट पे। मतलब अगर कोई ह्यूमन बॉडी डिजीज्ड है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ इस बंदे को डिजीज़ है। व्हाट आर दी सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स जो हर डिजीज़ में होते हैं। Any change from normal state that cause discomfort and affect the working of organ and system characterized by some signs and symptoms। मतलब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये डेफिनेशन बोल रही है नॉर्मल स्टेट से अगर आपको कोई भी ऐसा चेंज महसूस हो रहा है, कोई भी ऐसा चेंज महसूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है या कुछ अजीब सा लग रहा है, आपकी वर्किंग को अफेक्ट कर रहा है, आपके ऑर्गन्स की वर्किंग को अफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिजीज़ बोल देते हैं। और पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। तो मेनली जब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपना काम पूरी एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पा रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट यू आर डिजीज्ड। अभी डिजीज़ के भी टाइप होते हैं, दो तरह के होते हैं डिजीज़। टाइप्स ऑफ डिजीज में एक होता है कंजेनिटल डिजीज, एक होता है एक्वायर्ड डिजीज। कंजेनिटल मतलब जो आपने अपनी जीन से इनहेरिट किया है, पेरेंट से इनहेरिट किया है, पेरेंट्स के पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, एक तरह से जीन्स से आया है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, एक तरह से जीन्स के थ्रू वो आ गया है डिजीज आपके अंदर। वहीं एक्वायर्ड डिजीज क्या होगा, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद आपके अंदर आपके खान पान की वजह से या किसी और पर्सन के थ्रू मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़ हो तो वैसे आ गया है आपके अंदर, तो ऐसे आफ्टर बर्थ वो डिजीज़ जो आया है उसे हम एक्वायर्ड बोलेंगे। अभी एक्वायर्ड में आपके आगे टाइप्स आते हैं, एक आता है कम्युनिकेबल और एक आता है नॉन कम्युनिकेबल। सबसे पहले कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस देख लेते हैं। तो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस क्या होता है, जो फैलता है एक दूसरे से। जैसे हमें बोला जाता है जब जुकाम होता है तो एक दूसरे से फैलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। स्प्रेड थ्रू पैथोजेंस, पैथोजेंस के थ्रू फैलता है। ओके, जैसे वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंगल आ गया, हेलमिंथीस आ गया, प्रोटोजो आ गया, इन सब के थ्रू जो भी डिजीज़ होंगे वो सारे क्या होंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़ होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मैंने यहाँ स्टार मार्क भी किया हुआ है, अब भी कर लेना। क्या है, एड्स। एड्स जो है वो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। एड्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। कैसे कम्युनिकेबल होता है, बच्चों को बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि एड्स जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है, बट एक्चुअली कम्युनिकेबल है। कैसे है कम्युनिकेबल, भाई अगर किसी भी चीज़ के थ्रू वो डिजीज़ फैल रहा है ना, तो मतलब वो कम्युनिकेबल है। जैसे एड्स जो है वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैल सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैल सकता है। मतलब बॉडी फ्लूइड्स का अगर किसी भी चीज़ में एक्सचेंज हो रहा है बॉडी फ्लूइड का, तो एड्स फैल सकता है। एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, इसीलिए एड्स कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, नॉन कम्युनिकेबल में नहीं आता है। वहीं अब अगर हम देखें नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस में, तो इसमें आता है डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट को आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल होता है, डायबिटीज़ नहीं फैलती है एक दूसरे से। कैंसर बहुत बड़ी चीज़, मतलब लोग इतना ज़्यादा डरते हैं ना कैंसर वाले पेशेंट से कि हमें ना हो जाए कभी कैंसर, तो इस चीज़ की अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है कि कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। आपको उस इंसान को प्यार देना चाहिए, ना कि उसे आइसोलेट कर देना चाहिए। फिर डेफिशिएंसी डिजॉर्डर्स कौन से, जैसे क्वाशियोरकर होता है, मेरास्मस होता है, तो ये भी कैसे होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। उसके बाद आ जाता है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ का क्या मतलब है कि किसी को अगर शराब की या किसी ड्रग्स की लत लगी हुई है तो वो भी कम्युनिकेबल नहीं है, वो आपको तब तक नहीं लगेगी जब तक आप खुद कंज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल में उसके बाद एलर्जी आ जाती है। एलर्जी भी नॉन कम्युनिकेबल होती है। कई लोग एलर्जी को
और दाद को यानी रिंग वर्म्स को कंफ्यूज करते हैं और समझते हैं कि एलर्जी जो है वो कम्युनिकेबल है, बट ऐसा नहीं है। एलर्जी नहीं फैलती है। वो जो रिंग वर्म है वो दूसरे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं और वो एजेंट्स की वजह से होते हैं। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एलर्जी कम्युनिकेबल नहीं होती है, ठीक है। एक लाइन मैंने ऊपर यहाँ पे बोली थी, बाद में पढ़ेंगे। ऑल माइक्रोबियल डिजीज विच स्प्रेड अक्रॉस कम्युनिटी आर कम्युनिकेबल। वो सारे माइक्रोबियल डिजीज जो फैलते हैं कम्युनिटी में उसे कम्युनिकेबल बोलते हैं। वो मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो इसमें अभी हम सारे माइक्रोबियल डिजीज़ देख लेते हैं जो माइक्रोब से होते हैं। और सबसे पहले जो आएगा वो है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल में आपका कौन कौन सा आता है? सबसे पहले आता है टाइफाइड। टाइफाइड में जब भी आप किसी के टाइफाइड की रिपोर्ट देखो अगर बाय चांस, तो आप चेक करना, उधर एक चीज़ लिखी होगी विडाल टेस्ट। टाइफाइड जो है वो कंफर्म किससे होता है? विडाल टेस्ट से। विडाल टेस्ट लिखा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ विडाल टेस्ट आपको दिखे वहाँ आपको तुरंत समझ जाना है कि टाइफाइड की बात चल रही है, ठीक है। अभी इसे कॉज कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी। देखो कितना आसान नाम है। बैक्टीरिया है तो साल्मोनेला है, और टाइफाइड है तो टाइफी है। टाइफाइड के लिए टाइफाइड लिख दिया हमने। अभी इसके कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं, मेनली सिम्टम्स पढ़ने हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें। तो एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फूड जो खराब हो चुका है या पानी जो खराब है उसके थ्रू टाइफाइड का ये बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर एंटर करता है। एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, और ब्लड के थ्रू बाकी सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। सस्टेन हाई फीवर दैट इज 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितना फीवर होता है? 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, इतना हाई फीवर होता है इसमें। फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वीकनेस आती है, हर डिजीज़ में वीकनेस आती है। कॉन्स्टिपेशन होती है, येस। स्टमक पेन होता है, स्टमक पेट में दर्द होने लगता है, सर दुखने लगता है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब लॉस ऑफ वेट होता है, और एकदम से घटा हुआ वेट कभी भी अच्छी बात नहीं होती है, हमेशा बुरी बात होती है। उसके बाद इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। सीवियर केसेस मतलब बहुत ज़्यादा एडवर्स केस जा चुके हैं, तो उसमें क्या होगा? इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो सकती है। फिर मैंने आपको वो बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइफाइड का, दैट इज़ कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से हम इसे कन्फर्म करते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान की तरह लेना आप। मैरी मेलन निकनेम्ड टाइफाइड मैरी। ये एक लेडी थी जो एक रेस्टोरेंट में खाना बनाती थी, तो इनका नाम था मैरी मेलन। लेकिन ये खुद एक टाइफाइड की कैरियर थी और इन्होंने बहुत सारे लोगों में टाइफाइड फैलाया था, तो इसीलिए इनका निक नेम क्या रख दिया गया था? टाइफाइड मैरी। क्या रख दिया था? क्या? टाइफाइड मैरी, क्योंकि ये क्या थी? कैरियर ऑफ टाइफाइड थी। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइफाइड, अनंत काल तक इन्होंने टाइफाइड फैलाया, तो इसीलिए इन्हें टाइफाइड मैरी बुलाने लग गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ पे आ जाते हैं, जो कि है निमोनिया। नेक्स्ट कौन सा है? निमोनिया। तो इसका जो एजेंट है, मतलब जो भी बैक्टीरिया इसे लेके जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बहुत इजी नाम है। स्ट्रेप्टोकोकस अगेन बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं, और निमोनिया इसलिए क्योंकि निमोनिया की बात चल रही है। और दूसरा नाम क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अभी देखते हैं कि कैसे फैलता है, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो बाय ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन, मतलब कि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उधर ये इन्फेक्शन फैलाता है। आपको ध्यान रखना है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन फैला रहा है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन फैला रहा है। तो निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अपना निशाना बनाता है। दूसरी चीज़ कैसे होता है? बाय ड्रॉपलेट एंड एरोसोल इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्ट्स एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही आता है। एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। जैसे उन्होंने बोला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो क्या होता है यहाँ पे? एल्वियोलाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। फीवर विद चिल्स, कफ एंड हेडेक।
फीवर कैसे होता है, इन्हें बीच बीच में ठंड लगेगी, खांसी होगी और सर दर्द होगा। तो ये क्या है, ये सिम्टम्स है एक तरह से निमोनिया के। इन सीवियर केसेस, 2 मिनट, ये रहा। In severe cases, lips and nails turn grey to bluish in color. सीवियर केसेस मतलब बहुत एडवर्स जब केसेस होते हैं तो क्या हो जाता है, जो लिप्स और जो नेल्स हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर में टर्न होने लग जाते हैं निमोनिया के अंदर। ठीक है, ओके। अभी 2 और बैक्टीरियल डिजीज हैं। कौन कौन से हैं? डिप्थीरिया है और प्लेग है। डिप्थीरिया एंड प्लेग। तो डिप्थीरिया कौन कॉज करता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अभी हम सारे बैक्टीरियल डिजीज ही पढ़ रहे हैं। कौन से? 1 मिनट, हाँ, कौन से पढ़ रहे हैं? सारे बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं अभी। तो ये क्या है? डिप्थीरिया, जिसे कौन कॉज करता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिये। और इसके क्या सिम्टम्स हैं? बहुत ज़्यादा फीवर होगा, थ्रोट को अफेक्ट करेगा। जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन की है और थोड़ा अलग शेड वाले पेन से लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रोट को अफेक्ट करता है और सफोकेशन को कॉज करता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं लास्ट वाले बैक्टीरियल डिजीज़ पे, दैट इज़ प्लेग। प्लेग को हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ब्लैक डेथ, काली मौत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखेंगे अभी। कौन कॉज करता है? यर्सीनिया पेस्टिस। कौन कॉज करता है? यर्सीनिया पेस्टिस, पैरासाइट ऑफ रैट फ्ली। रैट फ्ली का ये पैरासाइट होता है और इसका वेक्टर कौन होता है? जेनोप्सिला च्योपिस। क्या होता है? जेनोप्सिला च्योपिस। याद रखना है आपको ये पूरा ही। ठीक है, इसके क्या सिम्टम्स होंगे? हाई फीवर आएगा और हेडेक होगा। ठीक है, एनलार्जमेंट इन एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स मतलब जैसे आपकी बॉडी है तो इसके जो साइड के जो नोड्स हैं, एक्सिलरी साइड के जो नोड्स हैं, यहाँ पर कहीं पर एनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाएगी। क्या होनी शुरू हो जाएगी? एनलार्जमेंट, सूजन आनी शुरू हो जाएगी। रेड पैचेस अपीयर ऑन स्किन विच टर्न्स ब्लैक। फिर सूजन के बाद ये लाल लाल होने शुरू हो जाएंगे। क्या होने शुरू हो जाएंगे? रेड कलर के होने शुरू हो जाएंगे। एंड अल्टीमेटली ये किस चीज़ में कलर हो जाए? ब्लैक कलर में चेंज हो जाएंगे। और ब्लैक कलर में जैसे ही चेंज हो जाएंगे तो मौत पक्की हो जाएगी, यानी कि इसे क्या बोल देंगे? ब्लैक डेथ बोल देंगे। ब्लैक डेथ, क्योंकि ब्लैक हुए तब बहुत खतरनाक हो गया ये, एंड वो मौत पक्की हो गई एक तरह से, डेथ। फिर हम आ जाते हैं वायरल डिजीज़ पे। तो वायरल में आपका सबसे पहले आता है कॉमन कोल्ड, जो कि बहुत ही कॉमन है, हर किसी को होता रहता है, आता जाता रहता है हर किसी की ज़िंदगी में। दैट इज़ कॉमन कोल्ड। आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो है ये एक पैथोजन की वजह से नहीं होता है। राइनो वायरस का क्या मतलब है? ग्रुप ऑफ वायरस। बहुत सारे वायरस मिल के कॉमन कोल्ड को कॉज करते हैं। अभी कॉमन कोल्ड में हमें सिम्टम्स तो पता ही है तो हम सब पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, बहुत जल्दी जो है वो कैच हो जाता है, बहुत जल्दी कम्युनिकेट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ट्रांसमिट्स थ्रू ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ, स्नीज एट्सेट्रा। ये भी कैसे ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक? बाय दी ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट, कोई छींक रहा है, वो ड्रॉपलेट आपकी नाक के थ्रू अंदर चलेगी तो क्या होगा? कॉमन कोल्ड उस व्यक्ति को भी हो जाएगा। ठीक है, इनफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इनफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स, क्योंकि हमने निमोनिया में देखा था कि वो लंग्स में, लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट में मेनली एल्वेलाई को अफेक्ट कर रहा था। यहाँ पे क्या है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट कर रहा है, यानी नोज अफेक्ट होगा और जो नोज से नीचे जो पाइप जा रही है लंग्स तक वो अफेक्ट होगी, इससे ज़्यादा नीचे अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस। मतलब ये एक तरह से बताया है आपको कॉमन कोल्ड में क्या क्या फील होगा। तो नाक में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिक्कत फील होगी आपको, डिस्चार्ज होगा, नाक से म्यूकस का डिस्चार्ज होगा,
बार बार गले में खराश होगी, खांसी होगी, सर दुखेगा, बहुत ज़्यादा थकान होगी, तो ये सारे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, 3 से 7 दिन रहता है, उसके बाद मेनली अपने आप ही ठीक होने लग जाता है जुकाम, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हेपेटाइटिस बी पे। किस पे? हेपेटाइटिस बी पे। तो सबसे पहले तो नाम से इसका मतलब समझेंगे। हेपेटाइटिस, हिपैटो मतलब क्या होता है? लिवर, और आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन। तो जब लिवर में इन्फ्लामेशन होती है तो उसे हम बोल देते हैं हेपेटाइटिस बी। लिवर में अगर आपके इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस बी। और इसको कॉज कौन करता है? हेपेटाइटिस बी वायरस बोलो या और ये कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस इसे कॉज करता है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला होता है। अभी भी वायरल डिजीज ही चल रहे हैं। फिर इसके सिम्टम क्या आएंगे? सीवियर लिवर डैमेज, जॉन्डिस हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने पहले ही नाम सुनते ही हमने बता दिया कि लिवर में कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ घोटाला होगा। तो सीवियर मतलब बहुत एडवर्स लेवल पे लिवर को डैमेज पहुंचता है और जॉन्डिस होने लगता है। जॉन्डिस मतलब जब नेल्स वगैरह सब येलो टर्न होने लग जाते हैं, एक तरह से पीलिया। फिर रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेशन डीएनए वैक्सीन जो है इसकी ही बनी थी। किसकी? हेपेटाइटिस बी वायरस की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेपेटाइटिस बी वायरस की रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन बनी थी। फिर ट्रांसमिट्स थ्रू पेरेंटल एंड सेक्सुअल रूट, मतलब या तो ये सेक्सुअल रूट से आएगा या फिर ये पेरेंटल मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस करके भी ये डिजीज आ सकता है। देखो यहाँ लिखा भी है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस करके भी एक माँ से बच्चे को ये डिजीज पहुंच सकता है, ठीक है। उसके बाद पोलियो वायरस। पोलियो की तो हमने सबने मतलब ड्रॉपलेट्स भी ली होगी, बचपन में मिलती है। तो क्या है? पोलियो। और ये क्या है? पोलियो वायरस इसका है, मतलब आसान सा ही है एक तरह से। बैक्टीरिया भी क्या है? पोलियो वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट डालता है ये। स्टिफनेस ऑफ नेक, नेक एकदम अकड़ जाती है। वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स मतलब पैर की, हाथ की, ये जो मसल्स होती हैं ये वीक पड़ जाती हैं। तभी बच्चे को ये जो ड्रॉपलेट्स है ये दे दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनकी बचपन में ही स्केलेटल मसल्स वीक पड़ गई तो वो उनका पोस्चर डिफॉर्मिटी आ जाएगी, यानी पोस्चर उनका ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए इन्हें ड्रॉपलेट्स दे ही जाती है ताकि पोलियो इन्हें ना हो पहले ही एडवांस में। तो क्या होता क्या है इसमें? वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स। फिर बहुत ज़्यादा फीवर होता है, बॉडी में पेन होता है, इवन पैरालिसिस ऑफ लिम्ब मसल्स भी हो सकता है, यानी लिम्ब की मसल्स काम करना ही बंद कर दे, ऐसा भी हो सकता है। फिर हम आ जाते हैं हेलमिंथिक डिजीज़ पे। जैसे बैक्टीरियल पढ़े, वायरल पढ़े, वैसे ही हम पढ़ेंगे हेलमिंथिक डिजीज़ पे। इसमें पहला आता है एस्कैरिसी, क्या है? एस्कैरियासिस। और इसका पैथोजन कौन है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है इसका पैथोजन है, जो फैलाएगा एक तरह से इसे, जिसे क्या बोलते हैं? कॉमन राउंड वर्म भी बोलते हैं। क्या है? कॉमन राउंड वर्म भी बोलते हैं। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? इंटेस्टाइनल पैरासाइट होती है सबसे पहली चीज़, इंटेस्टाइन पे जाके वार करेगी, इंटरनल ब्लीडिंग करवाएगी। इंटरनल ब्लीडिंग बहुत खतरनाक होती है। फिर मस्कुलर प्लेन मतलब मसल्स में पेन होगा, फीवर होगा, खून की कमी, अनीमिया। ये भी याद रखना है, अनीमिया किस में होता है? अभी तक अनीमिया किसी में भी नहीं आया था, पहली बार आया एस्कैरियासिस में। तो आपको याद रखना है अनीमिया किस में होता है? एस्कैरियासिस में। फिर ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइनल पैसेज में क्या होती है? ब्लॉकेज हो जाती है। और पढ़ते हैं इसके बारे में। एग्स of parasite excreted along with the feces of infected person which contaminate soil, water, plant etc. अब ये बता रहा है कि पर्सन को हुआ कैसे है ये सब। तो जो पैरासाइट लिया हमने एस्कैरियासिस लुम्ब्रिकॉइड्स, वो एग्स ऑफ पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीकस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, उस इन्फेक्टेड पर्सन के फीकस के साथ साथ उस पैरासाइट के जिस पर्सन में वो पैरासाइट था उस पर्सन के
फीकस के थ्रू उसके एग्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो फीकस है वो हम यूज़ करते हैं इन द सॉइल, वाटर, इन सब चीज़ों में जाता है, सॉइल में हम डालते हैं, तो उससे क्या होता है कंटामिनेशन, उससे क्या होता है कंटामिनेशन विच कंटामिनेट्स सॉइल, वाटर एंड अल्टीमेटली प्लांट्स भी कंटामिनेट हो जाते हैं। फिर वही फ्रूट हम खाते हैं और उसी वजह से हमें भी एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हो सकता है। इन्फेक्शन अकर्स बाय कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब से हो सकता है इन्फेक्शन। फिर आ जाते हैं एलिफेंटियासिस। तो सबसे पहले तो एलिफेंटियासिस मतलब इससे टियासिस से तो पता चल रहा है इन्फ्लामेशन होगी कहीं ना कहीं, और एलिफेंटियासिस मतलब हाथी जितना मोटा पैर हो जाता है, इसमें एलिफेंटियासिस में हाथी जितना मोटा पैर हो जाता है। और इसका एक और नाम भी है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस क्यों है? क्योंकि ये एक फाइलेरियल वर्म कॉज करता है। कौन कॉज करता है? फाइलेरियल वर्म, और उस वर्म का नाम क्या है? व्यूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी। क्या है? व्यूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी उस वर्म का नाम है। अब इसके क्या क्या एक तरह से सिम्टम्स होंगे या क्या क्या कॉज करेगा ये? स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक मतलब बहुत बड़े अमाउंट में, तो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होगी लेकिन बहुत ज़्यादा होगी। ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। बहुत सालों से जिसमें रह रहे हैं ना, मतलब वही बात होगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, जिसमें बहुत सालों से रह रहे हैं उधर ही ये क्या करेंगे? इन्फ्लामेशन कॉज कर देंगे। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स गेट ब्लॉक। यूजुअली ये कहाँ पर होता है? ये है आपकी लोअर लिम्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं बहुत सारी, तो यूजुअली ये कहाँ पर होता है? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। ये लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल्स को ये ब्लॉक कर देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, जैसे टेस्टिस और स्क्रोटम, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है एलिफेंटियासिस का, और उसमें उन्होंने सिर्फ मेल के जेनाइटल ऑर्गन्स को अफेक्टेड दिखाया है। तो बच्चों को लगता है कि सिर्फ मेल का जेनाइटल ऑर्गन जो है वो अफेक्ट होता है, फीमेल का नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एलिफेंटियासिस अगर फीमेल को होगा तो उनका भी जेनाइटल ऑर्गन अफेक्ट होता है, दोनों का ही जेनाइटल ऑर्गन मेनली अफेक्ट होगा। ओके, फिर इसका लास्ट है, क्या है? ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ बाय अ फीमेल मस्किटो वेक्टर। फीमेल मस्किटो वेक्टर मतलब कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर ये कैसे जाएगा? एक वेक्टर के थ्रू। कौन सा वेक्टर? फीमेल मस्किटो वेक्टर। फीमेल मस्किटो वेक्टर होता है और उसे हम क्या बोलते हैं? मेनली क्यूलेक्स। क्या बोलते हैं? मेनली क्यूलेक्स, ठीक है। तो वेक्टर आपको याद रखना है कौन सा है? मस्किटो, फीमेल मस्किटो वेक्टर मेनली क्यूलेक्स। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है फंगल। लास्ट कौन सा है? फंगल डिजीज। ओके, तो फंगल डिजीज में रिंग वर्म, जो मैंने आपको बताया था, दाद धब्बे, ये सब जो हो जाता है, तो इसका पैथोजन क्या है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ये इसके क्या है? पैथोजेंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस कॉमन डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज होता है ये भी, क्योंकि दाद धब्बे सबको होते ही रहते हैं, मेनली कभी गर्मियों में हो जाते हैं, किसी ना किसी वजह से होते रहते हैं। मेनली गर्मियों में होते हैं क्योंकि गर्मी में या हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में फंगस ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है। फिर अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स। ड्राई स्केली लेजन्स मतलब ऐसा ऐसा कुछ बनता जाता है, देखा भी होगा आपने, ऐसा ऐसा कुछ बनता जाता है, वाइट कलर का, वाइटिश सा होता है थोड़ा, ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। स्कैल्प में तो सबने देखा होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, डैंड्रफ। हाँ, डैंड्रफ देखा होगा सबने, तो वो हो गया। नेल्स में भी आपने वाइटिश देखा होगा, और स्किन पे भी देखा ही होगा। जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, ज़्यादातर ये सॉइल में से एक्वायर होते हैं, और दूसरे के टावल यूज़ करने से, दूसरे के कपड़े यूज़ करने से, इवन दूसरों के कॉम्ब यूज़ करने से आपको ये डिज़ीज़ फैल सकता है, मतलब बहुत जल्दी फैलता है। अगर आपने किसी घर पे जाके उनकी कंघी भी यूज़ की है और उनको डैंड्रफ है तो आपको भी वो हो जाएगा, बहुत जल्दी कैच होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का पार्ट तो ख़त्म हो गया।
एंड वील कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट। 2 लेक्चर्स मैक्सिमम और लगेंगे और फिर ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, जितने क्वेश्चंस लगाएंगे सारे क्वेश्चंस लगेंगे। सारी बेसिक एनसीईआरटीज़ की ही लाइन है, बस बहुत अच्छे से समझाया गया है और रिप्रेजेंट किया गया है ताकि दिमाग में अच्छे से घुस जाए। एंड हाँ, इसके बाद फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं इसका पॉडकास्ट भी लाऊंगी जिसमें क्या होगा कि आपको शॉर्ट्स के थ्रू मैं जल्दी जल्दी चैप्टर्स को रिवाइज करवा दूंगी। मतलब एक शॉर्ट्स में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर जो है वो आपका रिवाइज हो जाए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे नई वीडियो की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों। बाय बाय।